अभी हम स्टडी करेंगे मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इनसाइड अ मैग्नेटिक फील्ड। तो मैं हेडिंग डाल देता हूँ, मोशन ऑफ अ चार्ज्ड पार्टिकल इनसाइड अ मैग्नेटिक फील्ड। सबसे पहले मैं ड्रॉ कर रहा हूँ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को, और मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शंस है मेरे स्क्रीन में अंदर की तरफ जा रही है, यानी मैं जहाँ से बैठा हुआ हूँ वहाँ से अंदर की तरफ। लेकिन आप क्या यूज करोगे, पेपर, है ना? तो पेपर में क्या होगा, ऊपर से नीचे की तरफ। तो हम कैसे दिखाएंगे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को? कुछ इस तरह से। और क्रॉस क्या इंडिकेट कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ जा रही है, गोइंग इनटू द पेपर, है ना? हर जगह मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या होगी, सेम होगी, क्योंकि ये एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। तो समझो बी है मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ हर जगह किसी भी पॉइंट पे। तो स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। अब मानो कि एक चार्ज पार्टिकल है और उस पार्टिकल की जो चार्ज है Q है ना, ये मान लिया, और इसकी मास कितनी है, m। क्लियर? तो ये पार्टिकल v वेलोसिटी के साथ इंटर होता है कहाँ पे, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। और याद रखना, जो मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी है ये एक दूसरे के क्या है, यहाँ पे परपेंडिकुलर है। तो जैसे ही चार्ज पार्टिकल इंटर होगी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, क्योंकि चार्ज्ड पार्टिकल मोशन में है इसलिए उसके ऊपर एक मैग्नेटिक फोर्स लगेगी। और मैग्नेटिक फोर्स क्या करती है, चार्ज्ड पार्टिकल को डिफ्लेक्ट करती है। यानी पहले वो सीधी जा रही थी राइट से लेफ्ट, लेकिन अब क्या होगी, वो डिफ्लेक्ट हो जाएगी, और डिफ्लेक्ट होके वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगी। ओके, तो आपसे सवाल पूछा जाएगा, एक सीधी मूव करने वाली चार्ज्ड पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर सर्कुलर मोशन में क्यों आ रही है? क्योंकि उस चार्ज पार्टिकल के ऊपर मैग्नेटिक फोर्स लगेगी जो कि सेंट्रिपिटल फोर्स का काम करेगी और चार्ज पार्टिकल को मजबूर करेगी कि वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म करे। मान लो चार्ज पार्टिकल जिस सर्कल में मूव कर रही है उसकी रेडियस क्या है, आर है। क्लियर? तो मैग्नेटिक फोर्स हमें पहले ही पता है क्या होती है, एफ एम की मैग्नीट्यूड क्यू वी बी, है ना? एफ एम क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। क्यू वी बी क्या है, चार्ज टाइम्स वेलोसिटी टाइम्स मैग्नेटिक फील्ड। करेक्ट? और यही किसका काम कर रही है, सेंट्रीपिटल फोर्स का। क्योंकि हमें पता है एक बॉडी सर्कुलर मोशन तभी परफॉर्म करेगी जब वो सेंट्रीपिटल फोर्स एक्सपीरियंस करेगी, है ना? गुड। अब एक कमाल की चीज यहां ध्यान देने वाली बात है,
जो मैग्नेटिक फोर्स लग रही है और जो पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट है, वो दोनों के बीच का एंगल कितना है? 90 डिग्री। मैं फिर से रिपीट कर दूं, मैग्नेटिक फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल के बीच का एंगल क्या है? 90 डिग्री। हमें पता है, हम जानते हैं, वो सारी फोर्स जो एक ऑब्जेक्ट के ऊपर लगती है, लेकिन ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस होती है फोर्स की डायरेक्शंस में नहीं, उससे 90 डिग्री पर, तो क्या होता है? वो फोर्स कोई भी वर्क नहीं करती है। इसको ऐसे समझो, यहाँ एक ऑब्जेक्ट है, अगर आपने ये फोर्स लगाया और ऑब्जेक्ट फोर्स की डायरेक्शन में मूव कर गई, तब तो ये फोर्स वर्क करेगी। लेकिन अगर आपने ये फोर्स लगाया और ये ऑब्जेक्ट मूव कर रही है 90 डिग्री, क्लियर, तो ये फोर्स इस ऑब्जेक्ट के ऊपर जो वर्क करेगा वो होगा जीरो, मतलब कोई भी वर्क नहीं करेगा। अब जब फोर्स ऑब्जेक्ट के ऊपर वर्क ही नहीं कर रहा है, तो इस ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी और स्पीड क्या होगी? कांस्टेंट रहेगी। वेलोसिटी चेंज होगी क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रहा है, लेकिन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, दैट इज स्पीड, और काइनेटिक एनर्जी, ये क्या होंगे? फिक्स्ड रहेंगे, चेंज नहीं होंगे। देखो, हमें पता है सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होती है? mv² बाय आर इक्वल टू क्यू वी बी। देखो, क्यू वी बी एक सेंट्रीपिटल फोर्स है, m क्या है? मास ऑफ द पार्टिकल, v² बाय आर क्या है? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशंस। तो इस इक्वेशन से बेसिकली आप पहले तो वेलोसिटी को कैंसिल कर दो और फिर रेडियस निकाल लो, क्या आ जाएगी? mv बाय क्यू बी। तो जो रेडियस होगा सर्कल का, वो क्या हो जाएगा? mv बाय क्यू बी। अब टाइम पीरियड निकालते हैं। टाइम पीरियड क्या होता है? पार्टिकल को एक कंप्लीट सर्कल करने में, यानी एक कंप्लीट रेवोल्यूशन परफॉर्म करने में जो भी टाइम लगेगी, वो उसकी क्या होती है? टाइम पीरियड होती है। तो टाइम पीरियड इक्वल टू क्या होगा? टाइम पीरियड इक्वल टू हो जाएगा टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल अपॉन वेलोसिटी। और टोटल डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की है? 2πr, जो इसकी सरकमफेरेंस होगी, एक चक्कर में तो उतनी डिस्टेंस होगी ना, अपॉन क्या हो जाएगा? वेलोसिटी। तो हम वैल्यू डाल देते हैं, 2π की जगह 2π डाल देंगे और r की जगह mv बाय क्यू भी डाल देंगे, और यहाँ भी एक v है, ये भी कैंसिल। तो जो टाइम पीरियड होगी वो क्या हो जाएगी? 2πm अपॉन क्यू बी। ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हो टाइम पीरियड जो होती है पार्टिकल की, वो इंडिपेंडेंट है, यानी कि डिपेंड नहीं कर रही है वेलोसिटी के ऊपर। ओके, यानी अगर आप वेलोसिटी बढ़ाओगे तो क्या होगी? सर्कल बड़ी हो जाएगी, उसकी रेडियस बड़ी हो जाएगी, लेकिन टाइम पीरियड फिर भी क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा, टाइम पीरियड नहीं बढ़ेगी। हमें पता है इनवर्स ऑफ टाइम पीरियड क्या होती है? फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा? क्यू बी बाय 2πm। इसी फ्रीक्वेंसी को कहते हैं साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी। इसको क्या बोलते हैं? साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी। ओके, तो समराइज कर देता हूं। देखो, जब एक चार्ज्ड पार्टिकल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में आता है, जहां चार्ज्ड पार्टिकल की वेलोसिटी की डायरेक्शन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शंस के परपेंडिकुलर हो, तो चार्ज्ड पार्टिकल डिफ्लेक्ट होके मैग्नेटिक फील्ड के अंदर सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है, और ये जो सर्कुलर मोशन परफॉर्म करती है चार्ज पार्टिकल, उसकी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सेम होगा,
और काइनेटिक एनर्जी सेम होगा। एक और पॉइंट याद रखना, पार्टिकल जिस सर्कल में मूव करती है उसका प्लेन जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शंस में। यानी मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शंस के चारों तरफ पार्टिकल्स क्या करती है, सर्कुलर मोशन परफॉर्म करती है। अब सेम स्टोरी रिपीट करेंगे, लेकिन इस बार जो प्रोजेक्टेड वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर नहीं होगी। तो पहले हम यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ड्रॉ कर लेते हैं। अब यहाँ पे एक चार्ज पार्टिकल है जो कि एंटर होगी मैग्नेटिक फील्ड में, लेकिन जो वेलोसिटी है वो परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। इस केस में क्या होगा, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में कुछ एंगल फॉर्म होगी, कुछ क्या होगी, एंगल फॉर्म होगी। क्लियर? तो हम क्या करेंगे, बेसिकली इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट लेंगे। पहला कंपोनेंट जो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल हो और दूसरा कंपोनेंट जो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर हो। तो परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट उसी तरीके से बिहेव करेगा जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया हुआ है। ओके, लेकिन पैरेलल वाला जो कंपोनेंट है वेलोसिटी का वो चेंज ही नहीं होगा क्योंकि वो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल में है। यानी पार्टिकल की वेलोसिटी का ये कंपोनेंट जैसा था वैसा ही बना होगा। इसका मतलब क्या हो गया, परपेंडिकुलर वाली जो कंपोनेंट है वो इसको तो सर्कुलर मोशन देगी और ये पैरेलल वाली कंपोनेंट कहेगी तुम आगे जाओ। तो ये सर्कुलर मोशन भी परफॉर्म कर रहा है और साथ साथ आगे भी जा रहा है। तो बेसिकली ये कैसा मोशन परफॉर्म करेगा, ये एक हेलिकल मोशन परफॉर्म करेगा। ठीक है, अब हेलिकल मोशंस का एक एग्जांपल समझ लो। स्क्रू है ना, स्क्रू को जब आप स्क्रू ड्राइवर से मूव करते हो तो आप क्या देखते हो, स्क्रू जो है वो सर्कुलर मोशन भी परफॉर्म करता है और आगे भी जाता है। यही है क्या, हेलिकल मोशन। ठीक है, स्क्रू को जब हम किसी सॉकेट में डालते हैं और स्क्रू ड्राइवर से रोटेट करते हैं तो क्या होता है, स्क्रू सर्कुलर भी मूव करती है और आगे भी जाती है। यही है हेलिकल मोशंस। अब एक बात ध्यान देना, एक सर्कल कंप्लीट करने में, ठीक है, एक सर्कल कंप्लीट करने में टाइम कितनी लगेगी इस केस में, 2πm अपॉन क्यू बी, है ना, इतनी ही टाइम लगेगी ना। तो एक सर्कल कंप्लीट करने में जो टाइम लगा उतनी ही टाइम में पार्टिकल कितना फॉरवर्ड डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, और फॉरवर्ड डिस्टेंस कौन सी वेलोसिटी देती है, v पैरेलल। तो क्या हो जाएगी, p इक्वल टू v पैरेलल टाइम्स टाइम पीरियड। सो p इक्वल टू v पैरेलल टाइम्स 2πm अपॉन क्यू बी। ठीक है, ये जो p है इसको बोलते हैं पिच। एग्जाम्पल से समझो, आपने स्क्रू ड्राइवर को एक बार कंप्लीटली घुमा दिया, एक बार कंप्लीट टर्न होने के बाद स्क्रू कितनी आगे बढ़ेगी, वही डिस्टेंस क्या होती है, पिच। जो फॉरवर्ड डिस्टेंस पार्टिकल आगे बढ़ेगी वन कंप्लीट सर्कल के बाद, उसी को क्या बोलते हैं, पिच। क्लियर?